पिछली वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में सीखा था, लेकिन आज बात करेंगे संसद के दूसरे सदन की, राज्यसभा की। राज्यसभा भारतीय संसद का अपर हाउस यानी उच्च सदन है। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा का काम सिर्फ कानून बनाना ही नहीं है, बल्कि संसद में बैलेंस बनाए रखना भी है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई एक सदन अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल न कर सके। अब बात करते हैं राज्यसभा के इतिहास की। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। राज्यसभा का आइडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल स्ट्रक्चर से लिया गया था। राज्यसभा को बनाने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य थे, जैसे कि भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, कानूनों की अच्छे से समीक्षा करना, संसद में अनुभवी और नॉलेजेबल मेंबर्स को जगह देना। यानी राज्यसभा सिर्फ एक सदन नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को बैलेंस और स्टेबिलिटी देने वाला एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब जानते हैं राज्यसभा की कॉम्पोजिशन यानी इसकी संरचना के बारे में। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये नॉमिनेटेड मेंबर्स ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया हो। यानी राज्यसभा में सिर्फ राजनीतिक लीडर्स ही नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस्ड और टैलेंटेड लोग भी शामिल होते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के चुनाव की। राज्यसभा के सदस्य सीधी जनता द्वारा इलेक्टेड नहीं होते। इनका चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य यानी MLAs करते हैं। राज्यसभा के चुनाव में 2 खास सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं: प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब आसान भाषा में समझते हैं इसका मतलब। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मतलब है जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास जितने ज़्यादा MLS होंगे, उसे उसी प्रपोर्शन यानी अनुपात में सीटें मिलने की संभावना होगी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब है MLAs अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कैंडिडेट्स को रैंक देते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को ज़रूरत से ज़्यादा वोट्स मिल जाए या कोई कैंडिडेट एलिमिनेट हो जाए, तो वोट्स दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इस सिस्टम की वजह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। यानी राज्यसभा में सिर्फ बड़ी पार्टीज़ ही नहीं, बल्कि छोटी पार्टीज़ को भी मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं राज्यसभा के टर्म यानी कार्यकाल की। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह कभी डिसॉल्व यानी भंग नहीं होती। लोकसभा की तरह राज्यसभा पूरी की पूरी खत्म नहीं होती। राज्यसभा के हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 यानी 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर चुने जाते हैं। इस सिस्टम की वजह से संसद का काम लगातार चलता रहता है और पार्लियामेंट में कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब जानते हैं कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस ज़रूरी होती हैं। किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, पार्लियामेंट द्वारा तय की गई योग्यताओं को पूरा करना चाहिए और उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या? इसका मतलब है ऐसी सरकारी नौकरी या पद जहां से व्यक्ति को सैलरी या फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता हो।
ऐसा इसलिए ताकि कोई व्यक्ति अपने पद का गलत फायदा ना उठा सके। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन यानी सदस्यता खत्म होने की कंडीशंस की। किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर उसे मेंटली अनसाउंड घोषित किया जाए, वह बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो जाए, वह किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ले, या एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दोषी पाया जाए। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब है अगर कोई नेता अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर गलत तरीके से दूसरी पार्टी ज्वाइन करे तो उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। अब बात करते हैं राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की। भारत के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब है अपने पद की वजह से ऑटोमेटिकली चेयरमैन बनना। चेयरमैन राज्यसभा की कार्यवाही को संभालते हैं और कई महत्वपूर्ण काम करते हैं, जैसे कि सदन की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करना, अनुशासन बनाए रखना, मेंबर्स को बोलने की परमिशन देना, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स यानी नियमों पर फैसला लेना। अब बात करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन की। राज्यसभा अपने ही मेंबर्स में से एक डेप्यूटी चेयरमैन चुनती है। जब चेयरमैन सदन में मौजूद नहीं होते तब डेप्यूटी चेयरमैन हाउस की कार्यवाही संभालते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के सेशंस यानी संसद की बैठकों की। राज्यसभा पूरे साल लगातार नहीं चलती। इसकी मीटिंग्स अलग अलग सेशंस में आयोजित की जाती हैं। भारत की पार्लियामेंट में मुख्य रूप से 3 सेशंस होते हैं: बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। अब इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। बजट सेशन सबसे महत्वपूर्ण सेशन माना जाता है। ये आमतौर पर जनवरी या फरवरी से शुरू होता है। इसी दौरान सरकार देश का बजट पेश करती है, यानी सरकार बताती है कि पैसा कहाँ खर्च होगा और कहाँ से आएगा। इस सेशन में फाइनेंशियल प्लानिंग और इम्पॉर्टेंट बिल्स पर चर्चा होती है। मॉनसून सेशन आमतौर पर जुलाई से सितंबर के बीच होता है। इस दौरान एमपीज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और नए लॉज पर डिबेट होती है। विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर के बीच आयोजित किया जाता है। इस सेशन में भी बिल्स, पॉलिसीज़ और नेशनल इश्यूज़ पर चर्चा की जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन सेशंस को बुलाने का अधिकार भारत के प्रेसिडेंट के पास होता है। इसे समन्द सेशन कहा जाता है, यानी प्रेसिडेंट ऑफिशियल तरीके से पार्लियामेंट की बैठक शुरू करने की अनुमति देते हैं। अब बात करते हैं कोरम की। कोरम का मतलब होता है सदन की कार्यवाही चलाने के लिए ज़रूरी मिनिमम मेंबर्स की उपस्थिति, यानी अगर पर्याप्त सदस्य मौजूद नहीं होंगे तो हाउस की प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ सकती। राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कम से कम 1/10 हिस्सा मौजूद होना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, अगर राज्यसभा में 245 सदस्य हैं तो कम से कम 25 मेंबर्स का उपस्थित होना ज़रूरी होगा। अगर कोरम पूरा नहीं होता तो प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाता है या फिर सेशन को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की पावर्स यानी उसकी शक्तियों की। राज्यसभा के पास कई तरह की पावर्स होती है जो इंडियन पार्लियामेंट को बैलेंस और स्ट्रॉन्ग बनाती है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स। राज्यसभा कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेती है। आमतौर पर कोई भी बिल तभी कानून बनता है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों उसे अप्रूव करें। अब बात फाइनेंशियल पावर्स की। मनी बिल के मामले में राज्यसभा की पावर्स लिमिटेड होती है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। राज्यसभा उसे रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती, वो केवल सजेशंस दे सकती है, लेकिन लोकसभा चाहे
तो उन सजेशंस को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे, और राज्यसभा को मनी बिल 14 दिनों के अंदर वापस भेजना ज़रूरी होता है। अब समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। राज्यसभा संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में भी हिस्सा लेती है। कोई भी अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए दोनों सदनों की स्पेशल मेजॉरिटी ज़रूरी होती है। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स। राज्यसभा मंत्रियों से सवाल पूछ सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर चर्चा कर सकती है, सरकार के फैसलों की आलोचना भी कर सकती है, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रूप से सिर्फ लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जुडिशियल पावर्स। राज्यसभा कई महत्वपूर्ण जुडिशियल प्रक्रियाओं में हिस्सा लेती है, जैसे प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को हटाने में, और आखिर में इलेक्टरल पावर्स। राज्यसभा के मेंबर्स हिस्सा लेते हैं भारत के प्रेसिडेंट के चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। यानी राज्यसभा सिर्फ डिस्कशन करने वाला हाउस नहीं है, बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी का एक बेहद महत्वपूर्ण और पावरफुल हिस्सा है। अब बात करते हैं राज्यसभा की स्पेशल पावर्स की। राज्यसभा के पास कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव पावर्स होती हैं जो लोकसभा के पास नहीं होती। सबसे पहले आर्टिकल 249। इस आर्टिकल के तहत अगर राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरत हो तो राज्यसभा पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। नॉर्मली स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास होता है, लेकिन अगर देश हित में ज़रूरत पड़े तो राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को कानून बनाने की परमिशन दे सकती है। अब सवाल ये है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? इसका मतलब है कि सामान्य मेजॉरिटी से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 312। इस आर्टिकल के तहत राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट में नई ऑल इंडिया सर्विसेज बना सकती है, जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस। अगर देश को किसी नई नेशनल लेवल सर्विस की ज़रूरत हो तो राज्यसभा स्पेशल मेजॉरिटी से उसे क्रिएट करने की अनुमति दे सकती है। यानी राज्यसभा सिर्फ लॉज डिस्कस नहीं करती, बल्कि देश के प्रशासन और फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जानते हैं राज्यसभा की रोल और इम्पोर्टेंस के बारे में। राज्यसभा इंडियन पार्लियामेंट में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। यह एक रिवाइजिंग हाउस की तरह काम करती है, यानी बिल्स और लॉज को केयरफुली रिव्यू करती है। यह रिव्यूइंग चैम्बर भी है, जहां प्रपोज्ड लॉज पर डिटेल में चर्चा और एनालिसिस किया जाता है। राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करती है, क्योंकि इसमें अलग अलग राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है। साथ ही यह एक एक्सपीरियंस्ड एडवाइजरी बॉडी की तरह भी काम करती है, जहां अनुभवी और नॉलेजेबल मेंबर्स अपने सुझाव देते हैं। राज्यसभा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये भी है कि ये लोकसभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए लॉज को रोकने और केयरफुली रिव्यू करने में मदद करती है। अब बात करते हैं राज्यसभा की इम्पोर्टेंस की। राज्यसभा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, पार्लियामेंट में कंटिन्यूटी बनाए रखती है, मेजॉरिटी पावर के मिसयूज़ को रोकती है, एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप प्रदान करती है और डिबेट्स व लॉज की क्वालिटी को बेहतर बनाती है। यानी राज्यसभा इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है। अब समझते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले लोकसभा। लोकसभा पार्लियामेंट का लोअर हाउस कहलाती है। इसके मेंबर्स सीधी जनता द्वारा इलेक्टेड होते हैं।
मनी बिल्स के मामले में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है और गवर्नमेंट कलेक्टिव रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा पार्लियामेंट का अपर हाउस कहलाती है। इसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, यानी जनता सीधे इन्हें इलेक्ट नहीं करती। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है जो कभी डिसॉल्व नहीं होती और यह भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी दोनों हाउसेस के रोल्स अलग हैं, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी को स्मूथली चलाने के लिए दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, कानूनों की केयरफुली रिव्यू करती है और पार्लियामेंट में बैलेंस बनाए रखने का काम करती है। हालांकि कुछ मामलों में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है, लेकिन फिर भी भारतीय लोकतंत्र और फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखने में राज्यसभा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि राज्यसभा को इंडियन पार्लियामेंट का एक एसेंशियल पिलर माना जाता है। अगली वीडियो में हम सीखेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं और इंडियन गवर्नमेंट में उनका क्या रोल होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।